दुनिया में तुम्हें तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से हिम्मत ना हार जाओ। हेलो एवरीवन, मनीष सर फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और समर वेकेशन चल रहा है, सबको पता है आप छुट्टियां भी इंजॉय कर रहे हो। बट उसके साथ साथ हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो भी समय हमारे पास है उसका हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें, क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस है, समय बहुत बड़ा बलवान है। एक बार निकल जाएगा फिर हाथ में नहीं आएगा। आपकी स्कूलिंग का एक लास्ट ईयर है, लास्ट पड़ाव है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें बताया जाता है कि बेटा स्कूल जाना है, तो हम लोग स्कूल की एक जर्नी शुरू करते हैं और एक हमारा ड्रीम होता है कि कब एक स्कूल का फेस खत्म हो और हम एक कॉलेज लाइन के अंदर, एक कॉलेज वाली लाइफ के अंदर हमारी एंट्री हो। तो वो पड़ाव अब आ गया है, आप लोगों की ये लास्ट ईयर है स्कूलिंग का। और हमें देखो भाई, सीधी सी बात है, हमें बहुत अच्छे से अपनी पूरी ताकत झोंकनी है। मेरा पर्सनली मान रहा है कि नंबरों से आपका कोई प्रारब्ध डिसाइड नहीं हो सकता। एक नंबर ही हमें डिसाइड नहीं करते कि हमारी लाइफ क्या है। मेरा मानना यह है कि नंबर जो होते हैं वो किसी बच्चे का जो प्रारब्ध होता है, जो उसका भाग्य होता है, वो डिसाइड नहीं करते हैं। हर बच्चे की एक क्षमता होती है और क्षमता के हिसाब से हर बच्चा यदि प्रयत्न करता है तो वो जो भी एक लक्ष्य है उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर बात ये नहीं है कि हर बच्चा 100 ले आएगा। मैं बहुत जगह देखता हूँ एक रेस सी लगी हुई है, 100 लेके आने हैं, 95 लेके आने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नंबर मत लेके आइए, आप लेके आइए, 100 लेके आइए, 95 लेके आइए। पर ये कहना बहुत ही गलत होगा। मैं काफी सारे यूट्यूब के वीडियोस देखता हूँ, टीचर्स को देखता हूँ, हर कोई 95, 100, 195। कोई भी बच्चा एवरेज बच्चों के बारे में, कोई भी जो टीचर है, एडुकेटर है, वो एवरेज बच्चों के बारे में बात नहीं करता है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर बच्चे के 100 आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है हर बच्चे के 95 आ जाएंगे। मैं तो चाहता हूं कि भाई मेरे हर बच्चे के 100 आए, 95 आए। पर आप सभी को पता है कि ये एक पॉसिबल नहीं होता है। हर बच्चे का एक अपना कैलिबर होता है, क्षमता होती है। जरूरी नहीं है कि आप किसी नंबरों से ही सब कुछ डिसाइड होगा या नंबर ही आपका भविष्य जो है वो निर्धारित कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। हर किसी की डेस्टिनी है। मेरा मानना यह है कि संघर्ष कीजिए, प्रयत्न कीजिए, भरपूर कोशिश कीजिए, सफलता आपको मिलेगी। किसी ना किसी जगह पे आपको सफलता मिलेगी, जो भी आप काम कर रहे होंगे। इसमें किसी भी तरीके का हमारे मन में कुछ एक संशय नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आज हम शुरू करते हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अभी तक हमने गुडविल का टॉपिक अपना खत्म किया था। प्रीवियस जो हमारी क्लासेस थी उसमें मैंने गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है मैंने आप सबको बताया था। वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। मैं कोशिश करता हूँ टाइम निकालने की कि मैं डेली कुछ वीडियोस डालूं। एक निर्धारित अंतराल के अंदर मेरी वीडियो आती रहे, पर मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा रेगुलर हो जाऊं और आपको जल्दी समय के ऊपर सारी वीडियो मिले। ये चैनल आपका अपना चैनल है, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। और अब हमारा जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, परिवर्तन इक्वल टू नियम। देखो भाई, संसार का नियम क्या है? परिवर्तन है। आपको पता है कि हर चीज में बदलाव आता है, हम में भी बदलाव आता है। छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, फिर हम एक टीनेजर लाइफ में आते हैं, एक बचपन होता है हमारा, फिर हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर हम जॉब करते हैं। इसी तरीके से एक जर्नी होती है जो हमारी शुरू होती है और खत्म भी होती है। तो संसार के अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। जो चीजें आप अपने आसपास देख रहे हो, आज से 10, 20, 30 सालों के बाद वो चीजें उस रूप के अंदर विद्यमान नहीं होंगी, उनके अंदर भी परिवर्तन आएंगे। चलिए आज हम जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब परिवर्तन होता है, मतलब कि ये परिवर्तन इक्वल टू नियम का मतलब क्या है? नियम का मतलब है कि जब भी कभी आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये यहां पर लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है, वन बाय वन पूरी वीडियो आपको देखनी होगी, मैं सारा का सारा आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरे ख्याल से पूरी वीडियो आपने देख ली तो फिर आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस आप कर सकते हो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपकी जो स्किल्स है वो शार्प होती है। अकाउंटेंसी का एक ही नियम है, प्रैक्टिस 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 मोर प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता कि एक दिन आपने 2 घंटे पढ़ लिए और फिर 4, 5 दिन के लिए आप गायब हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं आप थोड़ा पढ़िए पर रेगुलर पढ़िए। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा लाइफ के अंदर, इस बात को याद रखिए। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन नियम है। आगे हम चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अभी तक हमने पार्टनरशिप के हम डिफरेंट डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो पढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है, ये चैप्टर डीके गोयल के हिसाब से चैप्टर नंबर सेकंड है, पर टीएस ग्रेवाल के अंदर एक दूसरी बुक भी होती है, उसके अंदर ये चैप्टर शायद थर्ड दे रखा होगा, वो आप देख लेना। क्योंकि वहां गुडविल जो है वो 6 सेपरेट चैप्टर है, डीके गोयल में गुडविल और चेंज इन पीएसआर दोनों कंबाइंड चैप्टर है, तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो
अभी तक हमने फंडामेंटल के अंदर पढ़ा है कि जो भी पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है, जिसके अंदर जो भी उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या लॉस हुआ है वट एवर, कुछ भी देखो आउटकम जो संभावना है वो दोनों चीजों की होती है, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है। तो आगे हम चलते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक पिज्जा देख रहे हो आप, इसके अंदर शेयरिंग करते हैं पिज्जा, जब भी दो चार दोस्त बैठे होते हैं, जब आप लोग भी कहीं घूमने जाते हो, बर्थडे पार्टी होती है दोस्तों की, जब चिल करते हो, तो इस तरीके की चीजें होती है जब हम शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम एक वर्ड यहां पर है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म मे हैपन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये देखिए रिकॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है दोबारा से बनाना। क्या बना रहे हो भैया ये? भाई पूछो भाई। बच्चों हम ये बना रहे हैं कि हमें कब अपनी पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करना है। रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब कब उसको हमें दोबारा बनाना है, कब हमें उसकी जो ओल्ड पार्टनरशिप डीड है उसको खत्म करना है। ये सवाल आपकी तरफ से आना चाहिए कि सर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो मैं वो पहले आपको उसका पूरा मतलब समझा दूं, क्योंकि आगे हम तभी जा पाएंगे जब हमें एक बेसिक उसका जो आधारभूत जो ढांचा है वो हमें समझ में आएगा। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? दोबारा से बनाना। किस चीज को बना रहे हैं? ऑफ द फर्म मे हैपन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। कब आपको ओल्ड पार्टनरशिप डीड, जो आपकी ओल्ड, देखो सबको पता है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, तो हमारे पास एक पार्टनरशिप डीड होती है। ओल्ड पार्टनरशिप डीड को हमें क्या करना होता है? डिसॉल्व करना होता है, खत्म करना होता है, और इसकी जगह क्या आती है? न्यू पार्टनरशिप, न्यू पार्टनरशिप डीड। तो आपको ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप का जो आधार है वो डीड होती है, पार्टनरशिप डीड। तो जब भी कभी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हमें पुरानी पार्टनरशिप डीड को खत्म करना होता है, डिसॉल्व करना होता है, और एक हमें न्यू पार्टनरशिप डीड लेके आनी होती है। तो हमेशा इस बात को याद रखिए, जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट को लेके जो रिलेशन है, मतलब जो वो प्रॉफिट जिस भी रेशो के अंदर शेयर कर रहे हैं, जब भी उसमें बदलाव आएगा, जब भी उनमें परिवर्तन आएगा, तो उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हमें पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मतलब पार्टनरशिप फर्म को खत्म नहीं करना है, फर्म आपकी वैसी रहेगी, उसी तरीके से आपका बिजनेस करती रहेगी। आपको करना क्या है? उसके अंदर जो पार्टनर्स के बीच के अंदर जो डीड है वो खत्म करके बस जस्ट सिंपल है, एक न्यू पार्टनरशिप डीड वहां पर आ जाएगी। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हमें जैसे कि पढ़ा है कि ये हमारे कुछ केसेस होते हैं जिसके अंदर हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना होता है। पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है? ओल्ड पार्टनरशिप डीड को हमें खत्म करना है और उसकी जगह क्या आ जाएगी? न्यू पार्टनरशिप डीड आ जाएगी। तो बेसिक फंडा रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? ओल्ड पार्टनरशिप डीड को खत्म करना और उसकी जगह न्यू पार्टनरशिप डीड को लेके आना। तो जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, रिलेशन चेंज होगा, तो आपको चेंज इन पीएसआर का मतलब क्या होता है कि आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करनी है, और ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस है। तो जब भी प्रॉफिट चेंज होगा तो दैट मीन्स वो रिकॉन्स्टिट्यूशन है, बस हम इतना ध्यान रखें। अब हम आगे चलते हैं, कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जब हमें ये आवश्यकता पड़ती है कि हमें अपनी पार्टनरशिप डीड को, ओल्ड को खत्म करना और उसकी जगह क्या आएगी? न्यू पार्टनरशिप डीड आएगी। तो सिंपल सी बात है, जैसा कि आप कहोगे कि सर ऐसे कौन कौन से केस हो सकते हैं। भाई एक बच्चों एक बात याद रखो, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी, किसी भी रीजन से पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी, तो समझ जाओ रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। बस इतना ध्यान रखिए। अब वो कौन कौन से केस होते हैं जिनसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है पार्टनर्स के बीच में, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसी का नाम है, इसी के अंदर हम इसको समझेंगे। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो ऑलरेडी पार्टनरशिप में है, वही अपनी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसको क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। फिर आता है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब कभी एक नया पार्टनर आएगा, एंटर करेगा, तब भी आपको अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करनी होती है, और वो भी किसका केस होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस होता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के केसेस हैं ये सारे के सारे। देन रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, कोई भी पार्टनर रिटायर होता है, फर्म से जाता है, तो भी ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होती है? पार्टनर्स के बीच में चेंज होती है। 3 लोग थे, एक जा रहे हैं, 2 रह गए, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी, तो ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस है। आगे चलते हैं, डेथ ऑफ ए पार्टनर। किसी पार्टनर की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, तो वो चला तो गया ही है, तो उसके जाने से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको गेन तो होगा, उनके प्रॉफिट में तो गेन होगा ही होगा। तो वो भी किसका केस है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस है। और नेक्स्ट है एमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। अब ये समझना है, ये हमारे 12th क्लास का आपका सीबीएसई का ये टॉपिक नहीं है। थ्योरी के अंदर इसको आपको समझना होगा कि एमलगमेशन होता है क्या है। आप जब ग्रेजुएशन में जाओगे, आगे की पढ़ाई करोगे, तो वहां पर ये टॉपिक आएगा, वहां पर आपको इसको डील करना होगा। तो एमलगमेशन का मतलब है जब दो पार्टनरशिप फर्म, यहाँ लिखा हुआ है टू पार्टनरशिप फर्म,
दो पार्टनरशिप फॉर्म क्या करती है, मर्ज हो जाती है, उनका जो बिजनेस है वो क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है, तो उनको बिजनेस को उन्होंने क्या कर लिया, ज्वाइंट कर लिया। तो इसको एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर है, इनका जो बिजनेस जो है उसका टर्नओवर सेल जो है वो 100 करोड़ की है, और एक तरफ ये दो पार्टनर है, इनके बिजनेस का जो टर्नओवर है वो 200 करोड़ का है। तो सीधी सी बात है, इन्होंने डिसाइड किया सेम काइंड ऑफ इनका बिजनेस है, मतलब बिजनेस का जो नेचर है वो एक जैसा है, तो इन्होंने क्या किया कि आपस में अपने बिजनेस को मर्ज कर लिया। तो ये कंबाइंड हो गए, इनका नाम हो गया ए बी डी ई, ये पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, और उनका कंबाइंड जो टर्नओवर है वो कितना हो गया, 300 करोड़ का हो गया। तो ये क्या हो गया, एमलगमेशन हो गया, सब मिल गए, तो उन्होंने बिजनेस मिला लिया। ध्यान रखिए, जो वो बिजनेस कर रहे हैं वो करते रहेंगे, वो बिजनेस बंद नहीं कर रहे। तो एमलगमेशन का मतलब ये है कि जो भी बिजनेस है आपका, आप जो कर रहे थे, दोनों के दोनों जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो बिजनेस कर रही है, वही बिजनेस रहेगा, बिजनेस बंद नहीं हो रहा। सिर्फ ये हो रहा है कि बिजनेस को क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, वो सारा बिजनेस को हमने एक साथ ले आए हैं। तो ये हमारा एमलगमेशन होता है। आइए हम आगे चलते हैं। अब हमें आइए हम आगे चलते हैं। अब हमें ये देखना है कि इस पूरे टॉपिक के अंदर, चेंज इन पीएसआर के अंदर, चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शॉर्ट में लिख देता हूं, समझ जाना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो ये सारी की सारी चीजें एक चैप्टर के अंदर हमें करनी होती है। तो एक बात ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी कभी कोई चैप्टर हम शुरू करते हैं तो बच्चों इस बात को समझना है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर में है क्या। ट्रीटमेंट हम करेंगे बाद में, समझेंगे हम, पर हमें ये पता होना चाहिए कि मोटा मोटा चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से पड़ाव पार करने। तो उसमें भी पड़ाव होते हैं, छोटी छोटी ट्रीटमेंट्स होते हैं, फिर क्या ट्रीटमेंट होंगे, कितने तरीके के वो ट्रीटमेंट होते हैं जो हमें करने होते हैं। तो यहाँ पर हमें जैसे फर्स्ट जो हमारा ट्रीटमेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, क्योंकि जब भी कभी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो सबसे पहले आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी होती है, और उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो में से, ओल्ड रेशियो में से आपको न्यू रेशियो को माइनस करना होता है। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे तो आपको गेन या सेक्रीफाइस मिल जाएगा। वो आगे मैं क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा वो कैसे होता है। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, गुडविल ऑलरेडी कैसे निकालते हैं, उसका वैल्यूएशन कैसे होता है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो हम करेंगे। आगे है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और साथ में इसको और ऐड कर देते हैं लॉसेस। लॉसेस का ट्रीटमेंट हमें क्या करना होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व होते क्या है, इनको कैसे ट्रीट करते हैं। और ये ध्यान रखिए कि ये सारे टॉपिक्स अभी नहीं है, आगे आने वाले जो भी आपके एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, सब जगह ये टॉपिक आपको डील करने के लिए होंगे। अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स और लायबिलिटीज को दोबारा से, रीवैल्यूएशन वर्ड का मतलब होता है रिवैल्यूड करना, दोबारा से उनकी वैल्यू निकालना कि उनकी फ्रेश वैल्यू क्या है, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, वो हम सीखेंगे। एंड देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल की एडजस्टमेंट क्या होगी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अभी बताना संभव नहीं होता, क्योंकि आपको मैं बता भी दूंगा तो समझ में नहीं आएगी। वन बाय वन जैसे हम आगे जाएंगे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। आपको पूरी की पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए, और इसको देखने के बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। आप इसी को कीजिए, इलिस्ट्रेशन कीजिए, जो भी आपकी बुक्स है, आप टीएस ग्रेवाल फॉलो कर रहे हैं, डीके गोयल फॉलो कर रहे हैं, आपको उसमें से प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। तो आप आगे चलते हैं। ओल्ड रेशो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ओल्ड रेशो के अंदर जो भी प्रॉफिट शेयर वो कर रहे हैं, और फिर अब उन्होंने सपोज कीजिए कोई ओल्ड रेशो है 3:2:1 है, अभी मैं एग्जांपल दूंगा इसका भी, और अभी उनकी न्यू रेशो 1:1 है। तो ये क्या हो गया, ओल्ड से हम न्यू में आ गए। रीजन कुछ भी हो सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया था कि कैपिटल का बेस चेंज हो रहा है या कोई और रीजन हो रहा है, बस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस है, और किसी का गेन और किसी का सेक्रीफाइस होगा। ये देखिए बड़ा अच्छा एग्जांपल अब लिया है, एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। आप देख रहे हैं तीन ऊंटों ऊंटों के ऊपर बैठे हुए हैं, ये दुबई के तीन शेख्स हैं, एक का नाम अमर है, एक का नाम अकबर है, और एक का नाम एंथनी है। ये तीन शेख हैं, तीनों पार्टनर्स हैं। बिजनेस किसका करते हैं, तेल का बिजनेस कर रहे हैं। तो तीनों जो है तेल का बिजनेस कर रहे हैं। इनके वहां पर आपको पता ही है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो अरब कंट्रीज हैं वो सारा का सारा तेल वहीं से निकलता है, और अल्टीमेटली जो उनकी इकोनॉमी है वो तेल आधारित, कच्चा तेल आधारित इकोनॉमी है। तो पूरा उनका बेस जो है वो कच्चा तेल है। तो तीनों के तीनों पार्टनर अरब के अंदर इनके तेल के कुएं हैं। तो अब हम थोड़ा समझते हैं कि भी तीनों पार्टनर्स की जो ओल्ड रेशो थी, ओल्ड रेशो जो थी इनकी वो थी 3:2:1। एंड देन उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर के अंदर अब से वो उनकी जो बीच में जो न्यू रेशो होगी वो 1:1:1 होगी। एक बात ध्यान रखना है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है चेंज,
तो इसमें म्यूचुअल कंसेंट होता है, ऐसा नहीं होता कि यूनिलैटरल होता है, कोई पार्टनर कह देगा। सबकी सहमति होना इसमें आवश्यक है, तो सबकी सहमति होगी तभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी। तो अब यहाँ पर हुआ क्या है, ये क्या बताने की कोशिश की जा रही है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल ले लिया है, इनको ऊँटों के ऊपर बैठा दिया है, तो अब ये कर क्या रहे हैं, क्या हो रहा है वो हम सीखते हैं। तो भाई ऊँटों पे बैठाने के बाद हम देखते हैं कि इनकी ओल्ड रेशियो ये है, न्यू रेशियो ये है। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं कि भाई इनके बीच में हो क्या रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का रिलेशन कैसे चेंज हो रहा है। आप देख रहे हो ये ओल्ड है और ये न्यू है, तो हम एक काम करते हैं, जैसे ओल्ड रेशियो है तो इसको अमर अकबर एंथनी को यहाँ पर ले लेते हैं। ये आपके अमर जी हो गए, ये आपके अकबर हो गए, और ये आपके एंथनी हो गए। तो इनके बीच की जो ओल्ड रेशियो है वो ऑलरेडी ऊपर दे रखी है। ये 3/6 ले लेते हैं, ये 2/6 है, और ये आपकी 1/6 है। ऐसे ही इनके बीच की न्यू रेशो है, न्यू रेशो जो है वो आपके सामने है 1:1:1, और ये है 3:2:1। तो एक एग्जांपल है, इनके रिलेशन कैसे चेंज हो रहा है वो देखिए। न्यू रेशो को कैसे लिखेंगे, 1/3, 1/3 एंड 1/3, 1 मीन्स टोटल। तो अब इनके बीच का हम डिफरेंस ले लेते हैं। 3/6 में से 1/3 को माइनस करते हैं, 2/6 में से 1/3 को माइनस करते हैं, और 1/6 में से 1/3 को माइनस करते हैं। सिंपल सी बात है, समझना है, सीधा माइनस किया, ओल्ड में से न्यू को माइनस करना है, बस इतना सिंपल सा करना है, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। डिफरेंस ले लो, एलसीएम ले लेंगे इनका। ये आ गया जी आपका 18 आ गया। अब 18 आ गया तो इससे करेंगे 3, 3 3 9, और ये 6। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 3/18। तो इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं इनका, 6 से करते हैं 3, 3 2 6, और ये 6, ये आपका आंसर आ गया 0। और यहाँ का जब लेते हैं हम 18, और ये करेंगे तो 3, और ये करेंगे 6, यहाँ का आंसर आ रहा है -3/18। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, इसका 0 आ गया। 0 का मतलब है कि जो अकबर जी हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जितना इनका पहले था शेयर प्रॉफिट में, आज भी इनका उतना है। तो इनका तो नो, तो इनको गेन हो रहा है ना इनको सेक्रीफाइस हो रहा है। अब इन दोनों में से अमर और एंथनी, इनमें से एक जो है वो सेक्रीफाइसिंग है और एक गेनिंग है। मतलब जो तेल का बिजनेस हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है, ये जो 3/18 है इसको हम बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग, और ये जो है आपका गेन कर रहा है। तो एक सैक्रिफाइस कर रहा है और एक क्या कर रहा है, यहाँ पर गेन कर रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर गेनिंग कौन है, गेनिंग यहाँ पर एंथनी है, और सैक्रिफाइसिंग कौन है यहाँ पर, वो अकबर है। तो जीरो सम गेम नहीं है, एक का गेन दूसरे का क्या होगा, सैक्रिफाइस होगा, कीमत होगी। ऐसा नहीं है कि दोनों को गेन हो जाएगा, नहीं। आप देख रहे हो कि किसकी जेब से प्रॉफिट निकल कर जा रहा है, यहां पर अमर और एंथनी की बात हो रही है, यहां पर इसकी जेब से प्रॉफिट निकल कर कहां जा रहा है, इधर जा रहा है, ये प्रॉफिट निकल रहा है, जा रहा है ये। तो सीधी सी बात है, इसको क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है, और ये प्रॉफिट जो है किसकी जेब में आ रहा है, इसकी जेब में आ रहा है, इन भाई साहब को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का रिलेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो आप देख ही रहे हो, ओल्ड था ये न्यू था, फिर इनका डिफरेंस लिया हमने। तो इसको समझना है कि हमें, और ये बहुत बेसिक चीज है, आप इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस करेंगे हम, तो ये हमें करना ही पड़ेगा भाई। समझ लो भाई इस बात को, ये बेसिक पॉइंट है, शुरुआत ही चैप्टर की यहां से होगी, कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लोगे, कहीं से भी करना होगा, पहले आपको ये चीज करनी पड़ेगी, तभी हम आगे चल पाएंगे। आगे चलते हैं, समझ में आ गया एग्जाम्पल, कोई शक, कोई शक शिकवा किसी को, चलो आगे चलते हैं, बढ़िया सब। अब आगे का देखते हैं, समझते हैं क्या है आगे की कहानी। शेखों को पढ़ लिया हमने, ये हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ऑलरेडी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मींस वन और मोर पार्टनर एक्वायर इंटरेस्ट फ्रॉम अनदर पार्टनर और पार्टनर्स। तो ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि भाई क्या होता क्या है, भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, इंटरेस्ट चेंज हो रहा है उनके बीच का, तो वो रिलेशन जब चेंज होगा तो सीधी सी बात है, एक को खुशी हो रही है, ये बेचारा खुश हो रहा है, ये कौन है, गेनिंग है, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इसलिए खुश हो रहा है। ये क्या है, बेचारा मुंह लटका के बैठा हुआ है, गंदी सी शक्ल बना रखी है इसने, क्यों है भाई, भाई स्वाभाविक सी बात है, भाई प्रॉफिट कम हो रहा है तो रोना तो बनता है ना उस बेचारे का। अब रोने का हक नहीं हम छीन सकते उससे, तो बेचारा उदास बैठा हुआ है, रो नहीं रहा, उदास है वो, क्योंकि प्रॉफिट क्या कर रहा है, कम हो रहा है उसका बेचारे का, और ये हंस रहा है, देख रहे हो पूरे दांत निकाल दिए इसने अपने, ये खुशी में है क्योंकि इसका प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अभी जो पिछले वाला एग्जाम्पल हमने लिया था, तो यदि हम दोनों को समझे, तो ये जो था, ये कौन है भाई, गेन कौन कर रहा था, गेन कर रहा था एंथनी, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा था,
अमर। ठीक है, तो एंथनी जो है बड़ा खुश हो रहा है, अकबर जो है वो मायूस है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन है, ये अमर है या अकबर है? तो अमर जो है बड़ा मायूस है उसका चेहरा, और एंथनी क्या है, बड़ा खुश है, फूला नहीं समा रहा ये तो, इतना इसको अच्छा लग रहा है। तो आगे चलते हैं, बराबर है, समझ में आ रहा है सभी को? शाबाश, चलते हैं आगे। पेशेंस रखो, पेशेंस रखना होता है भाई, कोई भी चैप्टर जब होता है, अकाउंट्स में कुछ भी है, धैर्य, धैर्य एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और धैर्य सिर्फ अकाउंट्स की बात नहीं है, पेशेंस सिर्फ अकाउंट्स में नहीं चाहिए होता, लाइफ में हर जगह हर क्षेत्र में हमें पेशेंस चाहिए होता है। तो ये ध्यान रखिए, पेशेंस लूज नहीं करना, मोमेंटम बना के रखना है। समझ नहीं आ रहा, दोबारा पढ़ो, दोबारा देखो उसको। क्या ऐसा थोड़ी कि दुनिया में ऐसी कोई चीजें समझ में नहीं आएगी? अरे इंसान है, हम सब समझेंगे, भगवान ने इतना अच्छा दिमाग दिया आप सभी का, आप कोशिश करोगे तो सब कुछ होगी। अब ये इफेक्ट इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये क्या है भाई? जब भी कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी, तो मैंने बता दिया, किसी का गेन किसी का सेक्रीफाइस, एक टॉपिक हमने समझ लिया। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पे क्या उसका प्रभाव होगा, क्या इंपैक्ट होगा, गुडविल पे क्या इंपैक्ट होगा, और रिजर्व रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे क्या इंपैक्ट होगा, वो हमें देखना है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, ये हमारे आगे के टॉपिक्स हैं, अब इनको पढ़ेंगे हम, वन बाय वन देखेंगे। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी तो इसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, इसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा गुडविल के ऊपर, और यहाँ पर जो आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज में रीवैल्यूएशन हो रहा है उस पे उसका क्या इंपैक्ट होगा, क्या प्रभाव होगा, क्या इफेक्ट होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। तो वन बाय वन इन सब चीजों को समझेंगे। ये सारे के सारे टॉपिक याद रखने हैं, मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था कि पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हमें कौन सी चीजें करनी है, ये सारी चीजें करनी है वन बाय वन। अभी तो हमने ये वाला पड़ाव पार किया है, ये मैंने आपको समझा दिया गेन और सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, जिसका पॉजिटिव है वो सेक्रीफाइस है, जिसका नेगेटिव आंसर है वो गेन होगा। आगे चलते हैं भाई, आगे हमारा ये हो गया हमारा। हम्म अब सबसे पहले जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गेनिंग पार्टनर्स, भाई एक सीधी सी बात है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर हमें करना क्या होता है, जर्नल एंट्री में पास करनी होती है। गुडविल का ट्रीटमेंट एक जर्नल एंट्री से ही होता है। तो आपको जब भी गुडविल का ट्रीटमेंट करना होगा, क्वेश्चन में लिखा है, तो आपको जर्नल एंट्री करनी होती है। उस जर्नल एंट्री के अंदर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो गेनिंग पार्टनर्स को हमें डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करेंगे। अब यदि हम इसी में पिछला उदाहरण ले जो मैंने अभी आपको समझाया था अमर अकबर एंथनी का, तो आप बताओ जरा, वहां पर कौन सैक्रिफाइसिंग था कौन गेनिंग था? बताओ भाई, कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा? एक वहां पर था अकबर, उसका कोई गेन और कोई सैक्रिफाइस नहीं था, तो वो तो इस एंट्री में आएगा नहीं, क्योंकि वो तो ना तो गेन कर रहा है ना सैक्रिफाइस कर रहा है। अब उन दोनों में से एक गेन कर रहा था, एक सैक्रिफाइस कर रहा था, गेन कौन कर रहा था बताओ भाई, सोचो, दिमाग लगाओ, बत्ती जलाओ दिमाग की। एंथनी, एंथनी क्या कर रहा था, गेन कर रहा था, तो एंथनी को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। और सैक्रिफाइसिंग कौन कर रहा था, अमर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मतलब जिसकी जेब से प्रॉफिट निकल कर जा रहा था, वो कौन था, अमर था, तो अमर क्या होगा इसके अंदर, सैक्रिफाइसिंग होगा। तो कहने का मतलब यदि मैं इसकी एंट्री बनाना चाहूं, यदि गुडविल की एंट्री मुझे करने के लिए आ जाए, तो मुझे उसको किस तरीके से करना होगा वो देखिए। गेनिंग पार्टनर कौन था हमारा, एंथनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये गेनिंग पार्टनर था। सैक्रिफाइसिंग कौन था, अमर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बराबर है, कोई शक? सिंपल सी बात है, क्या करना है भाई, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे। गेनिंग कौन था, एंथनी था, सिंपल सी बात है। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन था, अमर था। अब अमाउंट क्या आएगा वो अलग एक एग्जांपल लेंगे, उसकी मदद से समझेंगे। बट अभी जो बेसिक चीज है वो ये है कि गुडविल का इलाज कैसे होगा, कैसे करेंगे भाई उसकी एडजस्टमेंट को, सीधी सी बात है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट कर देंगे। ये लो भाई, ये एक एग्जांपल है, उसकी मदद से हम समझते हैं क्या है। अमित एंड काजल वर पार्टनर, पेन चेंज करना पड़ेगा भाई, क्या ले, कौन सा कलर ले बताओ भाई, व्हाइट पे, चलो ये लेके देखते हैं। नहीं नहीं, ये तो विजिबल ही नहीं है, क्या लें भाई, रेड ले लेते हैं, वैसे रेड ही चलता है इसके ऊपर। हाँ जी, शुरू करें भाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, मैं बार बार बच्चों को एक बात समझाता हूँ, जितने भी बच्चे हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इस बात को अच्छे से समझ लो और गांठ बांध लो इस बात को, कहीं पर भी रख लो इस बात को दिमाग के अंदर, वो निकले ना ये दिमाग से बात। क्वेश्चन की बड़ी इंपॉर्टेंट है रीडिंग, रीड करने से पहले क्वेश्चन के साथ दोस्ती करो, समझो, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो। पार्टनरशिप में कई बार ऐसा है कि आपको लगेगा सर सब कुछ सेम सेम हो रहा है, जब सारे चैप्टर आप कर लोगे, एक बार करने के बाद जब रिवीजन करने के लिए बैठोगे, तो एकदम दिमाग में आएगा सर ये क्या है,
हमें समझ में नहीं आ रहा। ये एडमिशन में भी ये चीज थी, रिटायरमेंट भी ये चीज है, और ये चीज हमने चेंज इन पीएसआर में पढ़ी है। तो उसका एक ही सूत्र है बेटा समझने का, आपको क्वेश्चंस को रीड करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस को रीडिंग करोगे उतना ज्यादा क्वेश्चंस की लैंग्वेज के साथ आपकी दोस्ती होगी, और आप ये डिफरेंस कर पाओगे कि ये जो क्वेश्चन है ये किस चैप्टर से रिलेटेड है। इसका यही इलाज है, यही इसका एक हम तरीका हमारे पास है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। आइए चलते हैं। अमित एंड काजल वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। भाई ये देखो, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1 2015 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। इक्वली हो गया भाई। अब उन्होंने डिसाइड कब से किया है? 1 जनवरी 2015 से। तो वो कहते हैं जी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है। तो कहने का मतलब है ये जो है ये इनकी ओल्ड रेशियो है, ये वाली इनकी न्यू रेशियो है। बात खत्म। दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹60,000 पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो गुडविल की वैल्यू उस समय 60,000 की है। तो पहले हमें करना क्या पड़ेगा? पहले हमें अपने वर्किंग नोट के अंदर गेन और सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा, जो अभी हमने अमर अकबर एंथनी के केस में निकाला था। तो यहां पर अमित और काजल है, अमित काजल, इनका ओल्ड शेयर कितना है? ओल्ड रेशो या ओल्ड शेयर कुछ भी आप लिख सकते हो। ये है 3/5 और ये है 2/5। ये क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे 3:2। इनके बीच का न्यू रेशो उन्होंने बोला इक्वल है, तो न्यू रेशो हम लेते हैं 1:1 है। तो दैट मीन्स 1/2 और 1/2। ठीक है, अब करेंगे क्या बताओ भाई? गेन सैक्रिफाइस कैसे निकलता है? कैसे निकलता है? ओल्ड में से न्यू को माइनस करके डिफरेंस ले लो। डिफरेंस लेते हैं 3/5 माइनस 1/2 और 2/5 माइनस 1/2। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। 10 हो गया, 5 से करेंगे 2, 2 3 6, 5। ये आ गया आपका 1/10। इसका भी निकाल लेते हैं, एलसीएम 10 आ गया, 5 से करेंगे 2 2 4 और 5। ये आ गया आपका माइनस 1/10। तो बराबर, सिंपल सी बात है। क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन गेन कर रहा है? ये क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है? ये सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि इसका पॉजिटिव है। ये कौन है? सैक्रिफाइसिंग है। और ये कौन है? गेन। ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। सिंपल सी बात है। तो हो क्या रहा है? अमित की जेब से प्रॉफिट निकलकर कहाँ जा रहा है? काजल के पास। तो काजल क्या है? गेनिंग पार्टनर है। अमित कौन है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। ये ऑलरेडी हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं, पुरानी चीज है आगे। अब इसके अंदर गुडविल को कैसे करें? भाई सीधी सी बात है, गुडविल जो है वैल्यूड कितनी है? गुडविल जो है वो आपकी 60,000 की वैल्यूड है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, 60,000 वैल्यूड है। अब हम किसी एक पार्टनर का उसमें शेयर निकाल लेते हैं। मतलब भाई जब गुडविल जो है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो गुडविल पे जो उनका अधिकार है, जो उनका राइट है, वो भी क्या होगा? चेंज होगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने से यदि किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस हो रहा है, गेन हो रहा है, तो वो गुडविल के ऊपर भी होगा। तो उस समय जितनी भी एसेट्स होती हैं उनके ऊपर भी उनके राइट्स क्या होते हैं? चेंज होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यहां पर अमित का, अमित सैक्रिफाइसिंग अमाउंट ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं। फर्म की गुडविल है 60,000। सिंपल सी बात है, 1/10 निकाल लेते हैं। कितने से सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/10 से। तो आपको यहाँ पर 1/10 करना होगा। ठीक है, 1/10 आप करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया? 6,000 आ गया। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई। तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज हो रही है, बहुत ध्यान से समझो इस बात को, तो हो क्या रहा है? यहां पर अमित को 6,000 रुपए का नुकसान हो रहा है गुडविल के अंदर। पहले जो उसकी गुडविल में जो उसका शेयर था और आज उसका जो शेयर है उसमें क्या हो रही है? कमी आ रही है। और कितने की कमी आ रही है? 6,000 की कमी आ रही है। ये तो नाराज हो जाएगा, ये तो कहेगा भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों चेंज करनी, भाई मेरे को तो नुकसान हो रहा है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी चेंज होती है वो फ्यूचर के अंदर होती है। वो कहता है कि पुरानी सारी चीजों पे भी मुझे नुकसान हो रहा है, तो मैं क्यों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करूंगा? भाई सिंपल सी बात है। इसका एक तरीका होता है, यदि उसको पिछले जो भी पहले तक की जो भी उसको नुकसान हो रहा है, एसेट्स के ऊपर जो उसका राइट कम हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो गेनिंग पार्टनर है वो सारा कॉम्पनसेशन देने को तैयार है। गेनिंग पार्टनर कहता है कि चल ठीक है, जो भी आपको अभी तक का बैक डेटेड पीछे का जिन जिन एसेट्स पे आपको लॉस हो रहा है वो मैं सारा आपको पे करने को तैयार हूं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्यूचर के लिए होती है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहां पर इसको 6,000 का
नुकसान हो रहा है। तो जर्नल एंट्री के अंदर हम क्या करेंगे, मैंने भी बताया था गेनिंग पार्टनर क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहां पर किसको डेबिट करेंगे, काजल यहां पर क्या हो जाएगी, काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और कितने से अमाउंट आएगा, 6,000 आ जाएगा। ये 6,000 किसको पे करेगी, गेन कर रही है, और ये 6,000 क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट क्यों करना होता है, क्योंकि ये अमाउंट उसको रिसीव होगा, क्योंकि उसका लॉस हो रहा है ना उसका। पीछे की किसी एसेट के ऊपर भाई आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे लगाओगे, यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो फ्यूचर पे होनी चाहिए ना, पीछे पे क्यों कर रहे हो भाई। आप पीछे पे यदि कोई हो रही है, आपके पीछे की कोई एसेट है, गुडविल है या कोई और एसेट है, यदि उसमें उसको नुकसान हो रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है वो उसका अपना राइट, तो फिर क्या करेगा, जो गेनिंग पार्टनर है उसको वो पैसा देना पड़ेगा। तो गेनिंग पार्टनर ने अपना, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करेंगे। और अमाउंट कैसे निकालेंगे, फर्म की गुडविल दे रखी होगी 60,000, आपको 60,000 70,000 जो भी जिस भी क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी। सैक्रिफाइस अगेन किसी एक का निकाल लो, जैसे मैंने अमित सैक्रिफाइसिंग निकाला है, आप ये भी कर सकते हो, दोनों में से किसी एक का निकालो, काजल गेन। तो सिंपल सी बात है, या हम ये कर सकते हैं काजल्स गेनिंग अमाउंट ऑफ गुडविल। तो आप 60,000 इंटू 1/10 करेंगे, 6,000। तो किसी एक का निकाल सकते हैं, मतलब दोनों का निकालने की जरूरत नहीं होती, एक का निकाल लेंगे तो पता है भाई इसको सैक्रिफाइस हो रहा है तो उसको गेन हो रहा होगा इतने अमाउंट का। बट इस बात का ध्यान रखना है कि ये कभी भी जो भी चेंज होते हैं फ्यूचर के लिए होते हैं। यदि पास्ट के ऊपर यदि किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस हो रहा है कोई अमाउंट, तो डेफिनेटली वो गेनिंग पार्टनर को वो पैसा देना पड़ेगा, तभी वो एग्री होगा, नहीं तो फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो नहीं पाएगी, हम इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे उसको। ये एक अनदर क्वेश्चन है, ये वही है। आगे चलते हैं। आप ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स भी बोल सकते हैं, रिजर्व भी है, और साथ साथ कभी कभी लॉसेस भी है। तो उनको कैसे ट्रीट करना होता है वो पहले हमें बात समझनी पड़ेगी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, प्रॉफिट और लॉसेस क्या क्या होते हैं, वो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व। समटाइम द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म मे शो रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये होता भी है। देखो बैकअप के लिए हम बहुत सारा पैसा रखते हैं, आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भी देखा था कि जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो कुछ पैसा रिजर्व में रखते हैं, रिजर्व स्ट्रेंथ के लिए होता है, बैकअप के लिए होता है, तो रखना पड़ता है। किस किस नाम से हो सकता है, वो इस नाम से हो सकता है, बैलेंस ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मैं इसको शॉर्ट में यूडीपी बोल देता हूँ, यूडीपी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो इसमें क्या हो सकता है, रिजर्व फंड हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी हो सकता है, और इसके अलावा इसके अंदर दो तीन चीजें और ऐड कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो सकता है, ये भी कभी कभी आ जाता है, वर्कमैन, हालांकि इनके कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट भी होते हैं वो भी हमें समझने होंगे, तो सेपरेट में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इन दोनों को आप और ऐड कर लो। तो रिजर्व भी हो सकता है, रिजर्व फंड या रिजर्व एक ही बात होती है। और एक्यूमुलेटेड लॉसेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये ध्यान रखना है डेबिट बैलेंस है, और ये हमेशा एसेट साइड में दे रखे होते हैं। हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं उनकी जो जगह होती है बैलेंस शीट में, उनका जो स्थान होता है वो लायबिलिटी साइड होता है, और जितनी भी हमारी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस होते हैं, यूडीएल, यूडीएल अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, इनकी जगह कहाँ होती है, एसेट साइड में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वन बाय वन जितने भी टॉपिक करोगे वहां सभी जगह ये आएगा ही आएगा। तो इनका ट्रीटमेंट हमें करना होता है। तो पहली बात, हमें बैलेंस शीट में कहाँ दे रखे होते हैं, ये लाइबिलिटी साइड में होते हैं और ये एसेट साइड में होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किस किस नाम से होते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स, इनके नाम क्या है, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। ये रिजर्व फॉर कंटीजेंसी का मतलब यही है, हम इन दोनों को जो क्रिएट कर रहे हैं ये रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज है, मतलब इमरजेंसी के लिए, किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए हमने जो फंड क्रिएट किए होते हैं, इसका मतलब वो होता है। यहां पर लॉसेस के अंदर हम पूरी कर लेते हैं अपनी बात को, प्रॉफिट एंड लॉस का आपका डेबिट बैलेंस, फिर उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत कम होते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये कॉमन होते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपको मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आपको मिल जाएगा, ये हमारे लिए लॉस होता है। तो इनको ट्रीट कैसे करेंगे, आगे चलते हैं आगे। देखो भाई इसमें दो सिचुएशंस होती हैं,
जब भी हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व को डील करेंगे तो इसकी दो सिचुएशंस है, उन दो सिचुएशंस को कैसे डील करते हैं बहुत अच्छे से समझना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। टॉपिक काफी बड़ा है बट ये आपका ये आगे के टॉपिक्स के अंदर सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी, मदद करेंगी। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस, फर्स्ट केस है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जब हमें इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता, मतलब एज इट इज ये पड़े रहेंगे। और व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट द टाइम ऑफ चेंज इन रेशो, मतलब एक जगह पे क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और एक जगह क्या कर रहे हैं, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। बस दोनों में ये समझ लो, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें और इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना है और नहीं करना है, इन दोनों के अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं इस केस के अंदर। वो क्या क्या होते हैं वो ध्यान से समझिए। तो मैं फिर एक बार अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, दो चीजें ध्यान रखनी है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस का इलाज कैसे होगा, दो तरीके से होगा। एक तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आप बांट दो पार्टनर्स के बीच में, बात खत्म है। एक बांटना नहीं है, रखना है आपको, तो उस केस के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। दोनों शब्दों को ध्यान से दिमाग में रखना है, मैं क्या बोल रहा हूं, वन बाय वन दोनों को क्लियर करते हैं। पहला केस क्या है, फर्स्ट है व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब उनकी कहानी खत्म कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये पूरा दे रखा है आपको, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर फर्स्ट केस के अंदर, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करके कहानी खत्म कर देनी है उनकी, छोड़ना ही नहीं है उनको, हमें अपनी बैलेंस शीट में रखना ही नहीं है, खत्म करो उनकी कहानी। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, वी आर एंड एस आर पार्टनर sharing profit in the ratio 4:3:2 from April 1st 2015 they decided to share the profit equally। तो ये सीधी सी बात है, ये आपकी ओल्ड रेशो हो गई और ये आपकी न्यू रेशो हो गई। गेन और सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा हमें ओल्ड माइनस न्यू करके, साथ साथ करते जाओ। ऑन दैट डेट बुक दे, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको हटा दो। बुक शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹3,60,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। ए बैलेंस ऑफ ₹90,000 इन द जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या शो कर रहा है, 90,000। मतलब आपकी बैलेंस शीट के अंदर यूडीपी दे रखे हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहां होते हैं, लायबिलिटी साइड में। क्या क्या दे रखे हैं, एक तो आपको क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, ये है 3,60,000 का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड आपको क्या दे रखा है, 90,000 का आपको रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है इसको जनरल। तो दो आपके पास दे रखे, एक आपको प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आपको दे रखा है 3,60,000, और एक आपको जनरल रिजर्व दे रखा है जिसका बैलेंस है 90,000। तो दो फिगर्स आपको दे रखे हैं यहाँ पर। अब रिकॉर्ड द जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज प्रॉफिट एंड रिजर्व। तो क्या करेंगे, जनरल एंट्री करनी है। तो जनरल एंट्री कैसे करते हैं ध्यान से समझिए। इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ये दो सिचुएशंस जो है, मैं आपको एक बार इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं कि इन दो सिचुएशंस के अंदर क्या होता है। इन दो सिचुएशंस के अंदर हमें एंट्री करनी होती है, मैं यहीं पर इनकी एंट्री कर देता हूं। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो क्या होता है, जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपको ओल्ड रेशो के अंदर इनको ट्रीट करना होता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का मतलब जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आपके होंगे, जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व को डेबिट कर देंगे, रिजर्व है तो रिजर्व को डेबिट कर देंगे, तो जनरल रिजर्व होगा तो जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा, रिजर्व है तो रिजर्व को डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा। मतलब वो जो भी आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा है उसका नाम आ जाएगा, उसको डेबिट करना है, और जितने भी पार्टनर्स है उनको आपको क्रेडिट करना होगा जनरल एंट्री के अंदर। अनदर साइड दूसरी एंट्री क्या होगी, व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जब डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे तो क्या होगा। तो ध्यान रखिए उन केसेस के अंदर हमें एक एंट्री पास करनी होती है, इन केस ऑफ प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस। तो हमें क्या करना होगा, एक एंट्री मैंने अभी आपको हमने गुडविल के केस में की थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये जो अभी गुडविल के केस में हमने एंट्री की थी, वही एंट्री आपको यहाँ यूज करनी होती है इस केस के अंदर। अब यहाँ पर भी दो सिचुएशन होती है। दो सिचुएशन क्या होती है, या तो आपका प्रॉफिट होगा, अब कई बार तो यूडीपी होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी होते हैं, और एक आपके पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी होते हैं। लॉस के केस के अंदर यही एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। मतलब कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है और उनको आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो ये एंट्री करनी है। और इस एंट्री को रिवर्स कब करना है, रिवर्स कब होगी एंट्री, इसको रिवर्स करना है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस के केस के अंदर, रिवर्स। तो मेंशन कर देता हूं रिवर्स, इसको आपको रिवर्स करना होगा। तो रिवर्स करने का मतलब है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस के केस में, यूडीएल के केस के अंदर ये एंट्री क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर sacrificing partners capital account debit to gaining partners capital account। ठीक है, तो यूडीएल के केस में ये हो जाएगा, और यूडीपी के केस में, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के केस में, यदि आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ये वही एंट्री है जो हमने गुडविल के लिए की थी। आई होप कि समझ में आ रहा है, बहुत ध्यान से देखना है इस चीज को, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है, मतलब फंडामेंटल है। क्योंकि जब बड़े क्वेश्चन आप करोगे तो ये चीजें कुछ ना कुछ सिचुएशन दे रखी होगी आपको, तो उस सिचुएशन को, जो सिचुएशन दे रखी होगी उसके अनुमान, मतलब उसको पढ़ के ही हमें पता चलेगा कि हमें ट्रीटमेंट क्या करना है। तो बी केयरफुल क्वेश्चन को रीड करते समय। तो ये सिचुएशन है कि जब भाई रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कोई इफ एंड बट नहीं है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जो है आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के केस में। इसमें भी एक सिचुएशन और ऐड कर देता हूँ, ये यूडीपी के केस में। और यूडीएल के केस के अंदर क्या होगा, ये यहां मेंशन कर देता हूं मैं। यूडीएल के केस के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू यूडीएल अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यूडीएल समझ जाना। यूडीएल में कौन कौन सी चीजें आएंगी, यूडीएल में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आएगा, तो उनको आपको लॉस मान के चलना है। ठीक है, बराबर भाई, कोई शक, समझ में आ रहा है सभी को। तो चलो फिर आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं, आप भी पानी वानी पियो, मैं भी पानी पी लेता हूँ। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को हमें कैसे ट्रीट करना होता है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर है। मैं फिर एक बात रिपीट कर रहा हूँ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के केस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो भी प्रॉफिट्स होगा उसको डेबिट करेंगे एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये यूडीपी के केस में आपको ये एंट्री पास करनी है। यूडीएल के केस के अंदर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस के केस के अंदर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, जो भी होगा वो आपको करना है। एंड नाउ यदि उनको आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, सिंगल एंट्री हमें पास करनी है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा, अभी आगे वाले क्वेश्चन में समझाऊंगा। गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग, ये होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के केस के अंदर, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस के केस में उल्टा कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग को डेबिट कर देंगे, गेनिंग को क्रेडिट कर देंगे। सिंपल सा है, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कोई हमें कोई इसको रटना है। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। यहां पर क्या करना है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर लॉस के केस में पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएंगे और प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। सिंपल सी बात है, आगे चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिकल। ये क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन पढ़ लेते हैं। कंडीशन के अंदर मेंशन है व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है खत्म करना है। खत्म करने का मतलब ये है कि हमें कौन सी एंट्रीज देखनी है, हमें ये वाली एंट्रीज का ध्यान रखना है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस की। ये दो एंट्रीज है, इनको दिमाग में रखना है हमें। हम देखते हैं कि कौन सी एंट्री हमें यहाँ पर करनी होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या कहते हैं, क्वेश्चन में हमें बोलते हैं वी आर एंड एस आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2 from 1st April 2015. They decided share the profit equally. On that date, their book showed a credit balance of rupees 3,60,000 in the profit and loss account and a balance of rupees 90,000 in the journal reserve. मतलब दो चीजें मोटे मोटे तौर पे यहाँ पर दे रखी हैं आपको। वो दो चीजें कौन सी दे रखी हैं आपको, आपको यहाँ पर एक तो क्रेडिट बैलेंस दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, वो आपको दे रखा है 3,60,000। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है कि बोल क्या रहे हैं, मेंशन क्या कर रहे हैं। एंड बैलेंस ऑफ रुपीज 90,000, ये किसका बैलेंस है, जर्नल रिजर्व का बैलेंस है। तो जर्नल रिजर्व आपको दे रखा है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आपको वहां पर शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, इस बात को दिमाग में रखिए। नंबर कट जाएंगे वहां पर, 90,000। ये हमारे पास दो प्रॉफिट्स हैं, तो हमें इनको डिवाइड करना है। दोनों ही प्रॉफिट है, लॉस तो इनमें से कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, यूडीपी है। क्या है, यूडीपी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो कैसे करेंगे भाई, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की एंट्री क्या थी, देखो जरा,
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का नाम, जो नाम है जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, उनका नाम हमें वहां मेंशन करना है। ऐसा नहीं कि वहां यूडीपी लिखा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो क्या करेंगे यहां पर हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, भाई कौन कौन से पार्टनर है बताओ भाई, ऊपर देखो, वी है, वीज कैपिटल अकाउंट, आर कैपिटल अकाउंट, पूरा लिख लेना ये कैपिटल है, एंड टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 3,60,000 और हमारा जनरल रिजर्व का बैलेंस है 90,000। तो ये दोनों के दोनों अमाउंट को हमें डिवाइड करना है, और किस में डिवाइड करते हैं, ओल्ड रेशियो के अंदर। मैंने वहां मेंशन किया था, जब भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब वहां मेंशन कर रखा है डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट मींस खत्म कर देना, राइट ऑफ कर देना, तो ओल्ड रेशियो के अंदर खत्म कर दो। हमेशा ओल्ड रेशियो का इस्तेमाल करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर इनकी ओल्ड रेशियो कितनी है, 4:3:2 है। तो 4:3:2 में इन दोनों का जो सम है उसको फटाफट कीजिए। कैलकुलेशन करनी है भाई, कैलकुलेटर अलाउड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां इसके भरोसे रहना है। मनीष सर कर रहे हैं, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, बाकी करना है। इनका टोटल जो है दोनों का वो है 4,50,000। भाई कैलकुलेटर मिल गया है, सही बात है, पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, इस पर निर्भर नहीं रहना, दिमाग को भी एक्टिव रखना है कुछ कैलकुलेशंस के लिए। तो इनको वी और आर और एस के बीच में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सेपरेटली मैं कैलकुलेट कर देता हूँ कि क्या क्या अमाउंट आएगा। वी का शेयर कितना आएगा भाई, वी का शेयर है, इन दोनों का टोटल है 4,50,000 और 4/9, तो 9 से करेंगे 5, 5×4 = 20। तो वी का जो शेयर है वो 2 लाख आएगा, तो यहाँ पर 2 लाख लिख देते हैं। ऐसे ही हम आर का शेयर निकाल लेते हैं इसमें, ये आ रहा है 1,50,000। तो ये खत्म करते जा रहे हैं इन फिगर्स को, तो उड़ाते जा रहे हैं, अभी बैलेंस शीट में नहीं आएंगी, खत्म कर दिया आपने, जो सेव किया था सब उड़ा दिया। और साथ में एस 4,50,000, ये है आपका 2/9, 1 लाख, इसके से आ गया 1 लाख। तो ये कैलकुलेशन है, ध्यान से देख लो, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। इन दोनों का जो टोटल था, क्योंकि दोनों ही प्रॉफिट्स हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, तो दोनों ही है, यूडीपी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और इनको खत्म करना है, उड़ाना है, बैलेंस शीट में नहीं रखना है, उड़ा दो। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में उड़ा देंगे। तो एंट्री क्या होती है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स में जिस जिसका भी नाम है उसका नाम आ जाएगा, उस रेशो में डिवाइड कर देना। कोई शक, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? आई होप कि क्लियर हो गया होगा, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आपको ये एंट्री करनी होती है। अब आगे चलते हैं, अगला केस। अगले केस के अंदर ध्यान से समझते हैं क्या दे रखा है। भाई डिस्ट्रीब्यूट करना तो सीख लिया कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, खत्म करना कैसे होता है वो सीख लिया। अब यदि खत्म नहीं करना तो फिर क्या करेंगे भाई, यदि हमें जितने भी हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं आप उनको खत्म नहीं करना चाहते, तो सेविंग आपने रखी है, वो सेविंग तो सारी आपने खत्म कर दी, उड़ा दी, बिजनेस से साफ कर दी। अब एक दूसरा एक व्यू है, एक दूसरा मत ये है कि भैया उसको खत्म क्यों कर रहे हो, आगे भी तो जरूरत पड़ेगी ना, बिजनेस थोड़ी खत्म हो रहा है। आपने यहाँ तो सारी सेविंग जो इकट्ठा किया था सब उड़ा दिया, अब बैलेंस शीट में कुछ नहीं बचा, तो बैलेंस शीट को तो वीक कर दिया आपने। तो दूसरा एक मत है कि भाई ये काम करते हैं, जो जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं उनको एज इट इज बैलेंस शीट में रखते हैं और एक एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं। क्योंकि बैलेंस शीट में जब हम उनको रखेंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होती है तो किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है, तो जैसे गुडविल का सेक्रीफाइस हो रहा था और वो पैसा गेनिंग पार्टनर पे करता है, ऐसे ही यहां पर होगा कि किसी पार्टनर का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सेक्रीफाइस हो रहा है तो जो गेनिंग वाला है वो उसको पे करेगा। सिंपल सा सोल्यूशन यही है यहाँ पर। तो आइए अब देखते हैं इसके अंदर क्या करना है हमें। सेम एग्जांपल है, वही पार्टनर्स है, तो वहां तो डिस्ट्रीब्यूट करना था, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, यहाँ पर हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये पार्टनर जो है हमारे, इन पार्टनर्स का हम यहाँ निकाल लेते हैं कि गेन और सैक्रिफाइस क्या क्या है। तो जब तक हमें गेन सैक्रिफाइस नहीं पता चलेगा तब तक हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इनका नाम क्या है, मैं यहाँ पर बना देता हूं वी
वी आर और एस, थ्री पार्टनर है। ओल्ड रेशो है जो पहले किया था स्टार्टिंग के अंदर, वही करना पड़ेगा। ओल्ड रेशो कितनी है इनकी, ये है, तो 4/9, 3/9 और 2/9 ये ले लो। उसके बाद फिर इनकी न्यू रेशो कितनी है, वो कहते हैं कि न्यू रेशो तो इक्वल है जी, न्यू जो है वो इक्वल है 1/3, 1/3 और 1/3, दोनों का डिफरेंस ले लो। 4/9 में से 1/3 को माइनस करो, 3/9 में से 1/3 माइनस, ओल्ड माइनस न्यू करना है, ध्यान रखिए। 2/9 में से 1/3 को माइनस कीजिए, एल्शियम कितना आ जाएगा इनका, निकाल देते हैं यहाँ पर। तो हमें पार्टनर कौन थे, वी आर और एस थे। मैं यहाँ समझा देता हूँ उसको। रेशो कितना था इनका, हमें माइनस क्या करना था, एक बार इसको ले लेते हैं। 4/9 में से हमने माइनस किया है 1/3, 3/9 में से माइनस किया था हमने 1/3 और 2/9 में से माइनस किया 1/3। कैल्शियम ले लेते हैं। ये आंसर आएगा हमारा 9/27। साथ साथ इसको अटेम्प्ट कीजिए, मतलब अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं है कि मनीष सर कर रहे हैं और ठीक है आप आराम से बैठे हुए चिल कर रहे हो। ऐसा नहीं है बेटा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को भी झोंकना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा अकाउंट्स। साथ साथ करो उसको, निकालो माइनस करो, मेरे साथ साथ करो उसको। ऐसा नहीं है कि सर पढ़ा रहे हैं ठीक है, प्रवचन दे रहे हैं, बाद में जब आराम से बैठेंगे तब पढ़ लेंगे तब देख लेंगे, ऐसा नहीं है, साथ साथ कीजिए उसको। ध्यान रखो, लर्निंग ज्यादा अच्छी होगी, आपको समझ में आएगा बेटर तरीके से। ये हो गया 9, ये 0 हो गया भाई, वही वाली बात आ गई, नो गेन नो सेक्रीफाइस, बिल्कुल चिल करेगा यार। यहाँ निकालते हैं, 27 था, ये करेंगे 3 × 2 = 6, 9, ये आ गया -3/27। सिंपल सी बात है भाई, क्या हुआ बताओ, बताओ बच्चों, बेटा बताओ, क्या कौन गेन है कौन सैक्रिफाइस है, कौन बताएगा। अच्छा, नहीं पता चला अभी तक, कौन गेन कर रहे हैं यहाँ पर, ये सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव है, यही बताया था मैंने। और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है भैया, समझ रहे हो इस बात को। तो एक क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, एक क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि दोनों ही सेक्रीफाइस करेंगे, और इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो रास्ते से साफ हो गया, इसका नो गेन है ना सेक्रीफाइस है। तो अब सीधी सी बात है, गेनिंग पार्टनर को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट, मतलब एस को डेबिट करेंगे और वी को क्रेडिट करेंगे। तो अपनी प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करना है। और वहां पर एक और चीज है, एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर, एक बार चेक करो, वी को हम क्रेडिट करेंगे, एस को डेबिट करेंगे। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट कैसे निकालेंगे वो देखो, इन दोनों का टोटल कर लो, ये 360 है और ये 90 है, दोनों को एक साथ टोटल कर लेते हैं। 360 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका 360 है, जर्नल रिजर्व आपका 90,000 था, इज इक्वल टू 4,50,000। अब मैंने आपको समझाया था कि भाई किसी एक का निकाल लो, इसका निकाल लो तो इसका सैक्रिफाइस होगा तो दूसरे का क्या होगा, गेन होगा, दोनों को निकालने की जरूरत नहीं। मैं वी का निकाल लेता हूँ, वीज सैक्रिफाइसिंग अमाउंट, कितना सैक्रिफाइसिंग है, 4,50,000 को 3/27, यही उसका सैक्रिफाइसिंग अमाउंट है ना, तो इसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो सैक्रिफाइसिंग अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। तो निकालो भाई क्या होगा, 3 से 9 से करेंगे 5, 50,000। तो 50,000 जो है वी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। और ये जो पैसा है, जैसे हमने गुडविल में किया था, ये पैसा एस जो है उसको कॉम्पनसेट करेगा, क्योंकि एस क्या है, गेनिंग पार्टनर है, उसको गेन हो रहा है। नहीं करेगा तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होने वाली, वो कहेगा वी कि भाई मुझे तो नुकसान हो रहा है, मैं क्यों करूं, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो फ्यूचर से होगी ना, तो मैं पीछे का क्यों नुकसान उठाऊं। मैं आगे के लिए तो तैयार हूँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के लिए, आगे का लॉस जो होगा उसके लिए मैं तैयार हूँ, पर ये तो मेरा पीछे का भी डेंट पड़ रहा है, पीछे का भी लॉस हो रहा है, तो उसको मुझे दो, तभी मैं एग्री करूंगा, वो देना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तो 50,000 जो है हमारा यहाँ पर एंट्री के अंदर, 50,000 और 50,000,
ठीक है, नरेशन के अंदर मेंशन कर लेना, नरेशन लिखनी है, नंबर कट जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो नरेशन में जो शॉर्ट फॉर्म है वो लिख लेना, ये सारा वर्किंग नोट में आपको करना होगा, ये वर्किंग नोट का पार्ट है। बराबर है, कोई शक किसी को? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। शाबाश, समझते रहो, पेशेंस रखो। हम्म। अब पहला कंडीशन तो कर ली, व्हेन दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट करना था, कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। एक में डिस्ट्रीब्यूट किया और एक में हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। ठीक है, यूडीपी को पार्टनर्स के बीच में, और किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। और फिर हमने क्या किया? नॉट डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो सिंगल एंट्री पास करेंगे। सिंगल एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो ऐसे करनी है, ऐसे अमाउंट निकालना है, वो मैंने बता दिया है। आगे चलते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसकी मदद से समझते हैं कि क्या कह रहा है ये। When reserve and accumulated profit and loss are to be distributed, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड आ गया भाई। ठीक है, आप क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्या नया है, जरा पढ़े जरा इस क्वेश्चन में। के एम एन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:2, ये तो ओल्ड रेशियो हो गई। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर भविष्य के अंदर जो प्रॉफिट है इक्वल होगा, तो ये न्यू रेशियो हो गई। न्यू रेशियो 1:1:1, तीन है तो 1:1:1, दो होंगे तो 1:1 हो जाएगी। इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015, ठीक है जी, 1 अप्रैल 2015 से लागू होगी। ठीक है, फ्यूचर के अंदर उनके हिसाब से। ये पुरानी डेट्स हैं, बट आप मान के चलेंगे कि अब इसको आप 2025 भी लिख सकते हो, तो आप ध्यान रखिए 2025 भी लिख सकते हो, 2026 भी, फ्यूचर के अभी हम बात करें तो 2025 लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, डेबिट का मतलब ये क्या है हमारे लिए? यूडीएल। क्या है भाई? यूडीएल आ गया। अभी तो यूडीपी था, अब यूडीएल भी आ गया। उसका बैलेंस कितना है? 45,000 है। पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द लॉस, डिस्ट्रीब्यूट करना है, सीधी सी बात है। एंट्री को क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे भाई। यूडीपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की होती है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस के केस के अंदर पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएंगे और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस को क्रेडिट कर देंगे। तो पार्टनर कौन कौन है? के। तो एंट्री क्या करेंगे? केज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या है भाई? लॉस कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस, तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना है? 45,000 अमाउंट है, और इसको ओल्ड रेशो के अंदर करते हैं। राइट ऑफ हमेशा ओल्ड रेशो में ही होता है, बट वहां पर हम पहले वाला जो क्वेश्चन जो था हमने स्टार्ट किया था उसमें हम प्रॉफिट को कर रहे थे अनडिस्ट्रीब्यूटेड को, यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। 1:2:2 में डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9। तो इसको तो मिल गया 9, 9 2 18 एंड 9 2 18। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो के अंदर। तो लॉस के केस के अंदर यूडीएल क्या होता है? क्रेडिट हो जाएगा, मतलब पार्टनर्स को डेबिट करना है, लॉस को क्या करना है? क्रेडिट करना है। और प्रॉफिट के केस के अंदर क्या होगा? यूडीपी डेबिट होगा, मतलब उनको डेबिट करेंगे और पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। ज्यादा इसको ओवर एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, बार बार नहीं बोल रहा हूँ। तो ये हमें इस तरीके से करना होगा, तो लॉस की सिचुएशन होगी। अब यदि लॉस ही ऐसा है जिसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड करना है, लाजमी सी बात है हम क्या कर रहे हैं? नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट। सेम क्वेश्चन है, सेम अभी जो किया है उसमें डिस्ट्रीब्यूट था लॉस और इसमें नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सीधी सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा? बताओ भाई, सोचो क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे? क्या होगा एंट्री के अंदर? बताओ भाई बच्चों, एंट्री के अंदर क्या करना होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के केस में क्या करते हैं? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। और यदि अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होगा तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे और गेनिंग को क्रेडिट करेंगे। जस्ट सिंपल है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो पहले तो ये पता करेंगे गेन सैक्रिफाइस कौन रहा है, ऐसे तो पता नहीं चलेगा हमें। तो लॉस के केस के अंदर हम क्या करते हैं वो हम देखते हैं। इसके अंदर हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमें वही गेन और सैक्रिफाइस निकालना है, तो गेन और सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन के अंदर पार्टनर कौन कौन है? के एम और एन पार्टनर है और 1:2:2 है। तो सबसे पहले के एम और एन ये पार्टनर है। तो रेशो कितनी है इनकी? ओल्ड रेशो दे रखी है, ओल्ड रेशो है इनकी 1:2:2। ये हो जाएगा 1/5, 1/5 और 1/5।
ऐसे ही हम इनकी न्यू रेशो इक्वल है 1:1:1। ये 1/5 था, ये 2/5 है, और ये 2/5 था। थोड़ा गलत हो गया था, उसको ठीक कर लेते हैं। तो ये हो गया, और यहाँ पर हम माइनस करेंगे 2/5 में से 1/3 को, तो यहाँ पर 15 एलसीएम आ गया। ठीक है, साथ साथ करो इसको आप सभी। 5 से करेंगे तो 3, 3 2 6, और 5, ये आ गया 1/15। तो ऐसे यहाँ पर डिफरेंस ले लेते हैं, ये दोनों सेम है तो एक ही रिजल्ट आएगा, 6-5/15, और ये भी 1/15। तो ये पॉजिटिव है दोनों, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये अलोन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर दो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, एम और एन, और गेन कौन कर रहा है, के कर रहा है। तो मतलब कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज हो रही है, पुरानी से जब हम न्यू के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, तो नुकसान वाले कौन है, एम और एन, और फायदे वाला कौन है, के। तो अब स्टार्ट करते हैं कि लॉस के केस के अंदर इसको कैसे एंट्री को करेंगे। तो पहली बात तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो क्या हो जाएंगे अब, भाई एंट्री को रिवर्स करना था ना। पहले एंट्री क्या थी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग था, वो तो प्रॉफिट के केस में था। अब लॉस के केस में क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग पार्टनर। तो सैक्रिफाइसिंग कौन कौन है, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट निकाल लेते हैं। 45,000 है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, 45,000। तो इसमें हम इन दोनों का निकाल लेते हैं, एम्स सैक्रिफाइसिंग। एम का सैक्रिफाइस निकालने के लिए जरा एक बार चेक करें कि उसका कितना आ रहा था। उसका आ रहा था 1/15, 1/15, 1 और ये अकेला 2 का गेन कर रहा है। तो हम इसको निकाल लेते हैं 1/15, 15 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, दैट मीन्स 3,000। और सिमिलर अमाउंट जो है वो एन भी करेगा, मतलब दोनों का सेम है ना, 1/15, 1/15। और वो 1 को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो अकेला 2 रुपए का क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। तो एन का भी सेम आएगा क्योंकि रेशियो इन दोनों की सेम थी, सेक्रीफाइसिंग सेम वही 45,000 इंटू 1/15 होगा। मतलब कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ये 3,000 हो जाएगा, ये 3,000 है, और यहाँ टोटल ये अकेला क्या कर रहा है, गेनिंग को क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये लॉस है। तो लॉस के केस में ध्यान रखना है, तो यहाँ पर ये दोनों जो है सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो स्टैंडर्ड एंट्री में मैंने क्या बताया था आप सबको, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। लॉस के केस में क्या होगा, सेक्रीफाइस टू गेन। सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। हाँ, ये एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ भी जाता है ये। तो इसमें भी वही सिचुएशंस है, ये लिखा हुआ है कि इसकी सिचुएशन, पहले तो देखो कंडीशन पढ़नी बहुत जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले कंडीशन क्या दे रखी है, दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एंड व्हेन दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। दो सिचुएशन है, बांटना चाहते हैं या नहीं बांटना चाहते। तो नहीं बांटेंगे तो फिर आपको सिंगल एंट्री करनी है, जिसे हम एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। तो यहाँ पर पहले कंडीशन पढ़े, तो इस कंडीशन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, नहीं खत्म करना, एज इट इज रखना है अपनी बुक्स के अंदर। तो एज इट इज अपनी बुक्स में रखना है तो ठीक है फिर भाई। तो कैसे ट्रीट करेंगे, सबसे पहले फिर हमें गेन और सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट के केस में तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, कोई जरूरत नहीं होती। और यहाँ तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या रेशो है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। नेहा, रेनू, ईशा आर पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। ओल्ड रेशियो कितनी है उनकी, 2:3:4। साथ साथ कीजिए इसको, अटेम्प्ट करना है इसको साथ साथ मेरे। तो पहले हम तीनों का गेन और सेक्रीफाइस निकालते हैं, नेहा, रेनू और ईशा। नेहा, रेनू और ईशा ऐसे ले लेता हूं मैं, ठीक है। ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो क्या है उनका, स्लाइड के अंदर से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, 2:3:4। और आगे क्या हुआ है, दे डिसाइड टू
चेंज देयर रेशो इन द न्यू रेशो 4:3:2, न्यू रेशो है 4:3:2। तो ध्यान रखो ये ओल्ड दे रखी है और वो न्यू दे रखी है, तो 2:3:4, भूल ना जाए, लिख लेते हैं 2:3:4। ये ओल्ड है, न्यू रेशो है भाई 4:3:2, 4:3:2। अरे क्या हो गया पेन को भैया, ठीक है। अब या ओल्ड रेशो इसके निकालते हैं, यानी कि 2 अपॉन में कितना आएगा 9, 3/9, 4/9, यहां निकालते हैं 4/9, 3/9, 2/9। तो डिफरेंस ले लेते हैं जैसा मैंने आपको बताया था। डिफरेंस आएगा, ओल्ड में से न्यू को माइनस करेंगे, 2/9 माइनस में 4/9, तो आंसर कितना आ जाएगा। तो बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, एलसीएम ही आ जाएगा 2 - 4 -2/9। ऐसे यहाँ पर निकाल लेते हैं 3/9 -3/9, तो ये तो जीरो हो गया, अंडा मिल गया इसको भाई, जीरो मिल गया। चिल करेगा, आर को ना तो गेन हो रहा है ना सेक्रीफाइस हो रहा है। आगे चलते हैं, 4/9 में से इसको 2/9 को माइनस करते हैं, 9 एलसीएम आ जाएगा, 4 - 2 करेंगे तो ये आ गया 2/9। बहुत सिंपल सी बात है, देख रहे हो ना। और ये हमेशा बराबर होगा, ऐसा नहीं कि ये कुछ और निकल जाएगा। ये 2 रुपए का यदि गेन कर रहा है तो वो 2 रुपए का क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब मैच करना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो ये सेक्रीफाइसिंग है और ये कौन है, गेनिंग है। सिंपल सी बात है, तो गेन और सेक्रीफाइस निकाल लिया है। ये तो रेस से बाहर हो गया, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो दो लोग रह गए, इसको गेन हो रहा है और उसको सेक्रीफाइस हो रहा है, ईशा को, नेहा और ईशा, आई थिंक यही नाम था, चेक कर लेते हैं। हाँ, नेहा और ईशा। अब समस्या क्या है, या समस्या क्या है वो देख लेते हैं। ये समस्या है, तीन चीजें दे रखी है, तीन चीजों में क्या है भैया, प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा बैलेंस है, डेबिट है क्रेडिट है। कुछ नहीं दे रखा है तो वो क्रेडिट बैलेंस है, मतलब वो पॉजिटिव है, हम मान के चलेंगे। तो कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं बता रखा होता तो समझ जाना कि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ नहीं बता रखा होता तो वो पॉजिटिव होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। आगे चलते हैं, जनरल रिजर्व है, तो ये भी एक यूडीपी है, ये भी एक यूडीपी है। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो है वो क्या होता है भाई, बताओ जरा सोच के, क्या बताया था अभी मैंने, बताओ भाई। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस यूडीएल है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। तो भाई अब इनके लिए क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट तो करना नहीं है, सिंगल एंट्री करनी है। तो इनको करने का तरीका क्या है, अब मैं इनके लिए अलग एंट्री पास करूंगा, लॉस के लिए अलग एंट्री पास करूंगा। देखो क्या एंट्री बनती है, समझो इस बात को, बहुत अच्छे से समझना। यूडीपी के केस में एंट्री बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, इन दोनों को लेके तो ये एंट्री करनी पड़ेगी। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस को लेके एंट्री करनी पड़ेगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर, रिवर्स करना पड़ेगा, बराबर है। अब बजाय कि इन दोनों को अलग अलग करने के, हम एक काम करते हैं ना, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सिंगल एंट्री बोल रहे हैं, तो सिंगल एंट्री कर देते हैं। अब सिंगल एंट्री कैसे करेंगे वो देखिए, मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, वो है 80,000, ठीक है, वो पॉजिटिव है। फिर जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है हमारे पास, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, मैं फिर बता रहा हूँ, डिस्क्लोजर दे रहा हूँ आपको, 40,000। और एडवर्टीजमेंट जो सस्पेंस है आपका, एडवर्टीजमेंट जो सस्पेंस है वो आपका 30,000 है, इसको हम नेगेटिव मान लेते हैं, माइनस का मान लेते हैं, नेगेटिव है, ठीक है, लॉस है। तो हम इनका एक नेट अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं, नेट इफेक्ट क्या निकलेगा। तो नेट हम निकाल लेते हैं इनका, नेट पॉजिटिव का होगा 80 + 40 कितना हो गया, इन दोनों का टोटल हो गया 120, 120 में से 30 को माइनस करेंगे तो नेट अमाउंट जो है वो 90,000 आ रहा है, मतलब कि पॉजिटिव आ रहा है। यदि हम लॉस को इनमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो बचा हुआ फिगर है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इनडायरेक्टली हम ये मान लेते हैं। तो एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पर नेहा और ईशा, इसका तो रोल खत्म हो गया है, ये तो गेन और सैक्रिफाइस कर ही नहीं रही है। नेहा और ईशा का रोल रह गया, ईशा क्या कर रही थी वो देख लेते हैं। ईशा जो है सैक्रिफाइस कर रही थी, तो सैक्रिफाइसिंग है ईशा, और नेहा गेनिंग है। नेहा गेनिंग पार्टनर है, तो गेनिंग को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, नेहा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ईशा कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कैसे निकालेंगे, वो अमाउंट हम यहाँ निकाल लेते हैं, सिंपल सी बात है, किसी एक का निकाल लेते हैं, नेहा का निकाल लेते हैं। नेहा गेनिंग अमाउंट, बहुत सिंपल है, ध्यान रखना कैलकुलेट कैसे करना है।
तो ये ऐसा मत सोचना कि सर का फेस उधर है, तो ध्यान रखो, क्योंकि मुझे पढ़ाना पड़ता है, तो मेरा मेजोरिटी ऑफ टाइम, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही जो है बिना बोर्ड के नहीं हो सकता, बिना कलम बिना बोर्ड के नहीं हो सकता, समझाना पड़ता है, पर साथ साथ आपको करना है। तो नेहा का गेनिंग अमाउंट किसी एक का निकाल लेते हैं, तो 90,000 जो है ये टोटल नेट फिगर आई है, क्योंकि लॉस को हमने माइनस कर दिया, सिंगल एंट्री के लिए बोला इसलिए मैंने माइनस कर दिया। हालांकि हम अलग अलग एंट्री कर सकते हैं दोनों के लिए, बट हमें एक सिंगल एंट्री करनी है। और उसका जो रेशो है यहाँ पर 2/9 था, ये देख रहे हो ना, 2/9, तो 2/9 है, तो यहाँ का इसका 2/9 निकाल देते हैं। तो 2/9 निकालते हैं तो ये आता है 20,000। कैलकुलेशन कर लेना भाई, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कहीं कैलकुलेशन गलत हो, तो उसको ठीक कर लेना। कई बार हमें होता है कि हम एक पेस में चल रहे होते हैं और इतनी देर से पढ़ा रहे होते हैं, तो कई बार कुछ कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाए तो उनको कर लेना। तो ये आपने डिवाइड किया 20,000 साथ साथ करो, और कुछ गलत हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। 20,000, तो एक सिंगल एंट्री कर दी हमने, गेनिंग को डेबिट कर दिया, सेक्रीफाइसिंग को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। ये सिंपल एंट्री है। ये क्यों किया है, क्योंकि लॉस या तो हम इन दोनों के लिए अलग से एंट्री कर लेते और इसके लिए अलग से कर लेते, इसके लिए करते तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होती, और इसके लिए करते सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग होता। दोनों को मर्ज कर देते हैं, क्योंकि लॉस को इन दोनों में से माइनस करेंगे तो नेट फिगर प्रॉफिट की बचती है, इसलिए हमने ये वाली एंट्री की है नेट इफेक्ट के लिए। तो आई होप कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस को कैसे करते हैं, दो ही केस है, व्हेन दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, व्हेन दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जितना मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। आपको बार बार इस वीडियो को देखना है, पूरा कंप्लीट देखना है वीडियो को। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले आपको पेशेंस रखना है। अकाउंट्स में पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जल्दबाजी वाला सब्जेक्ट नहीं है। ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप पढ़ा तो भी ठीक है भाई नंबर आ जाएंगे, इसमें प्रैक्टिस। और एक जो सबसे बड़ा भ्रम, मायाजाल, भ्रम किसे कहते हैं, भ्रम ये होता है कि जब मनीष सर पढ़ा रहे हैं या आप पढ़ रहे हो या आपके स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आपको लगता है अरे बड़ा इजी है, बड़ा इजी है, बट एक्चुअल में नहीं होता। जब एग्जाम के अंदर जब वो क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोगों के दिमाग के अंदर क्या होता है, बत्ती गुल हो जाती है, पता नहीं चलता क्या करना है इसके अंदर। कईयों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। तो आई होप कि जो मैं बता रहा हूँ, वो जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ उसको आप समझिए और उसको इंप्लीमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।